हेलो फ्रेंड, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद आज आपके लिए एक नया लेक्चर। आज हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर की हम बात करें तो जो बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं, वो चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड्स के हों, चाहे आपके वो आईएससी बोर्ड के हों, उन लोगों के लिए ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। खासतौर पर सीबीएसई और आईएससी के अंदर जो पार्टनरशिप की आपकी यूनिट है वो लगभग 30 मार्क्स की है। तो उस लिहाज से ये पूरे पार्टनरशिप का जो पूरा कंसेप्ट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उस यूनिट के अंदर जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है वो आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका जो लेक्चर होगा इसके अंदर हम लोग पार्टनरशिप के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि पार्टनरशिप आपका क्या होता है। तो ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पूरे लेक्चर को देखिएगा, पार्टनरशिप से जुड़ी जो भी आपकी क्वारीज हैं वो आपकी शार्ट आउट हो जाएंगी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में आपको बता देता हूं। मेरा नाम उमाकांत आनंद है। मैं जेआरएफ क्वालिफाई हूं कॉमर्स सब्जेक्ट में। मैं रिसर्च स्कॉलर हूं लखनऊ यूनिवर्सिटी का। एमकॉम एमबीए भी मैंने किया है और पिछले 5 वर्षों से मैं हायर एजुकेशन में हूं। नेट जेआरएफ सीएमए यूजी पीजी के अलावा मैंने बोर्ड्स के बहुत सारे स्टूडेंट को ट्रेन किया हुआ है। अगर अब बात करें हम लोग पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप क्या है, ये किस एक्ट के थ्रू आया था, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन सब मुद्दों पर, इन सब मसलों पर आज डिटेल में बात की जाएगी। तो बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप का जो एक्ट है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी पार्टनरशिप का एक्ट क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न्स द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इन इंडिया। भारत के अंदर जो पार्टनरशिप का बिजनेस फॉर्म है वो 1932 एक्ट के थ्रू गवर्न्स है। सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट डिफाइन द पार्टनरशिप एंड रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स, यानी कि इसका जो सेक्शन 4 है वो ये बताता है कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की रिलेशन क्या है, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द फर्म्स प्रॉफिट कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के तहत इसकी परिभाषा को समझा जाए तो वहाँ पर यह कहा गया कि पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में एक समझौता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो प्रॉफिट, वो ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस उन सब के द्वारा या उनके बिहाफ से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। यानी अ बेयर रीडिंग ऑफ दिस डेफिनेशन सो दैट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड पार्टनर्स हु शेयर द फर्म्स प्रॉफिट, यानी सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि पार्टनरशिप होने के लिए 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होने चाहिए जो प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें। द फर्म्स बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन आइदर बाय ऑल और देम फॉर बाय ऑल ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ, यानी कि या तो वो सारे लोग बिजनेस को कैरी ऑन करें या उनमें से कोई कुछ लोग या कोई एक लोग उस बिजनेस को उन सबके बिहाफ से कैरी ऑन कर सकता है। The member of such business are individually called partners and collectively called firm, यानी वो सारे जो लोग हैं अगर उनको हम एक के नाम से समझें तो उन्हें हम एक को हम क्या बोल सकते हैं, पार्टनर्स, और जब कलेक्टिव उनका नाम लेंगे तो वो क्या होगा, फर्म उन्हें कहा जाएगा। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे इनके कुछ फीचर्स की जो आपके लिए बहुत ही अहम है। पहला फीचर एग्रीमेंट, यानी कि जो 2 या 2 से अधिक लोग जो भी हैं उन सभी के बीच में एग्रीमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है प्रॉफिट शेयरिंग, यानी कि जो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आपको आपस में शेयर करना है, यानी देयर शुड बी एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर टू शेयर द प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड है लॉफुल बिजनेस, यानी जो बिजनेस आप करेंगे वो ऐसा बिजनेस होगा जो कानूनी रूप से सही हो। कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि लॉफुल नहीं है, अनलीगल है, उस बिजनेस को आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो बिजनेस लॉफुल होना बहुत ज़रूरी। नेक्स्ट है मेंबरशिप। अगर हम बात करें तो मेंबरशिप को लेकर भी ये चीज़ मेंशन की गई है कि कितने मेंबर्स होने चाहिए। तो अगर बात करें हम लोग मेंबर्स की, तो जो कंपनी एक्ट आपका 1932 है वो मेंबर्स की बात करें तो वो मेंबर्स बताता है कि बैंकिंग पर्पस के लिए 10 मेंबर्स और अदर पर्पस के लिए 20 मेंबर्स का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इसी को इंडियन कंपनी एक्ट के थ्रू देखें, अभी हाल ही में इंडियन कंपनी एक्ट 2013 जो आया उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 100 मस्ट नॉट एक्सीड इन केस ऑफ पार्टनरशिप एंड मिनिमम 2, यानी पार्टनरशिप के केस में कम से कम मैक्सिमम 100 और मिनिमम 2 बताए गए हैं कंपनी एक्ट के तहत। लेकिन जो पुराना पार्टनरशिप एक्ट है वो बताता है 10 और 20 मेंबर्स को।
तो मेंबर्स को लेकर अगर किसी तरीके का कोई विवाद है तो इस चीज़ को आप फिर से गूगल कर सकते हैं, क्योंकि इस पर अगर कोई भी परिवर्तन होगा तो आपको गूगल पे रिसेंट इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, यानी इसके अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप होती है। क्यों प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप होती है? देखिए, जब एक बंदा फर्म के बिहाफ से काम करता है तो वो अपने लिए एज अ मालिक की हैसियत से काम करता है, और बाकी उस जो सबके बिहाफ पे काम कर रहा है उनके लिए एज अ एजेंट की हैसियत से काम करता है। इसलिए यहाँ पर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट है कलेक्टिव मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यहाँ कलेक्टिव इस वजह से भी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो सबकी सहमति से होते हैं, इसलिए कलेक्टिव मैनेजमेंट कहा जाता है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी यहाँ पर जो भी पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स को कुछ इंटरेस्ट मिलते हैं, कुछ राइट्स मिलते हैं उस बिजनेस के रिगार्डिंग, तो उनको आप किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कुछ आपको मतलब अधिकार है बिजनेस के अंदर, तो वो अधिकार आप किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी यहाँ पे लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। द लाइबिलिटी ऑफ एवरी पार्टनर इज अनलिमिटेड, ज्वाइंट एंड सेफरल, यानी आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, सारे लोगों की ज्वाइंट लाइबिलिटी है, और कुछ केसेस में आपकी सेवरल भी लाइबिलिटी हो सकती है। अब अगर बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो इसके कई एडवांटेज हैं जो कि पार्टनरशिप बिजनेस की वजह से बिजनेस को काफ़ी बढ़ावा मिला है। बहुत बड़ी मात्रा में आज के समय में पार्टनरशिप फॉर्म देखी जाती हैं। तो पहला इसका बेनिफिट है इजी टू फॉर्म, यानी अगर पार्टनरशिप फॉर्म आपको स्टार्ट करना हो तो ये बहुत आसान है, बहुत ईजिली इसको स्टार्ट किया जा सकता है। चूँकि उसका रीज़न ये है कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी आपको नहीं चाहिए होती है, ना ही कोई फर्जी एक्सपेंसेस लगते हैं। सो आज के दौर में इसी वजह से पार्टनरशिप फर्म ज़्यादा देखने को मिलती हैं, बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के या कम लीगल फॉर्मेलिटी के आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेस टू मोर कैपिटल। उसका रीज़न ये है कि जब आप कई लोग मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल ज़्यादा होगी तो आपके लिए बिजनेस को चलाना और बेहतर हो पाएगा। स्किल एंड टैलेंट, यानी टैलेंटेड पर्सन मे बी टेकन एज पार्टनर, सो मोर स्किल एंड टैलेंटेड विल बी अवेलेबल। जरूर जब आप कई लोग मिलकर काम करते हैं तो उसमें टैलेंटेड कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं और उनको हम अपने पार्टनरशिप फर्म में मिलाते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा टैलेंटेड लोग मिलते हैं जो आपके बिजनेस की एफिशिएंसी को और बेहतर कर सकते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करी जाए तो जो कि कई लोग होते हैं तो आप यहाँ पे अपनी इफ़िशेंसी के अकॉर्डिंग आपने अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हर पर्सन हर चीज़ में माहिर तो नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ों में माहिर होता है। तो जो बंदा जिस चीज़ में माहिर हो उसको उस काम को दिया जाए तो और बेहतर तरीके से कर पाएगा। नेक्स्ट देखें तो कॉन्टैक्ट विद कंज्यूमर, कस्टमर्स और कंज्यूमर्स के साथ आपका कॉन्टैक्ट होता है, चूँकि आप फेस टू फेस उनसे मिलते हैं, उनकी चीज़ों को समझ पाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं और एज़ पर नीड्स उन्हें आप मतलब जो प्रोडक्ट हैं बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका जो कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन होता है और आप लॉन्ग टर्म कस्टमर्स बना पाते हैं। नेक्स्ट है बारोइंग कैपेसिटी। देखिए, बारोइंग कैपेसिटी की हम बात करें, जब कई लोग मिलकर काम करते हैं तो हर इंडिविजुअल पर्सन की अपनी अलग अलग गुडविल, अपनी अलग अलग इमेज होती है, तो हर पर्सन अपनी अलग अलग इमेज के आधार पे लोन ले सकता है, क्रेडिट ले सकता है, तो उससे उस फर्म की जो बारोइंग कैपेसिटी है, उधार लेने की जो क्षमता है वो इंक्रीज़ होती है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल है। इंसेंटिव टू हार्ड वर्क, इंसेंटिव टू हार्ड वर्क की बात करें तो यहाँ पे आप अगर हार्ड वर्क करेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन और बेहतर करेगा, क्योंकि जब आप ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा ईमानदारी के साथ किसी काम को करते हैं तो उसके परिणाम आपके ही फेवर में होते हैं। सो अगर पार्टनरशिप फर्म है, लायबिलिटी आपके ऊपर ज़्यादा है, डेप्थ भी ज़्यादा है, तो आप और मेहनत करके उसको और अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, यानी पार्टनरशिप बिजनेस की पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि उस बिजनेस को हम लोग सफिशिएंट फाइनेंस और स्किल्स के माध्यम से उस बिजनेस को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। वाइज डिसीजन की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म को हम लोग बहुत ही अच्छे से चला सकते हैं तब जब हम लोग अच्छे डिसीजंस लेंगे। अगर बुद्धिमानी पूर्वक निर्णय लगातार लिए जाएंगे बिजनेस में तो उस पार्टनरशिप बिजनेस को बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। पॉसिबिलिटी रहती है कि पार्टनरशिप में कई लोग हैं तो जब कलेक्टिव डिसीजन लिया जाएगा तो होपफुली वो डिसीजन ज़्यादा बेहतर होगा। कोऑपरेशन बिटवीन द पार्टनर्स, जब तमाम पार्टनर्स होते हैं, बिटवीन की जगह एमंग हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोऑपरेशन एमंग द पार्टनर्स, जब तमाम पार्टनर होंगे तो उसमें कोऑपरेशंस भी होना बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट देखा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी, पार्टनरशिप में आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि बिजनेस के ऊपर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, फिर आप अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं, किसी को भी आप एडमिशन एंट्री दे भी सकते हैं, कोई रिटायरमेंट भी ले सकता है, तो ये सब चीज़ें इजीली की जा सकती हैं। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, यानी पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को रन कराने में, उसकी इफ़िशेंसी को मेंटेन करने में उतने ज़्यादा खर्च नहीं होते हैं, बहुत ईजिली, बहुत कम खर्चों में उसे ईजिली चलाया जा सकता है। डिवीज़न ऑफ रिस्क की बात करें, रिस्क के भी यहाँ पे चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जब कई लोग काम कर रहे हैं तो जो पूरे ओवरऑल बिजनेस का जो रिस्क है वो सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए रिस्क जो है वो यहाँ पे कम हो जाता है, इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं पार्टनरशिप फर्म को। मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेट की बात करें तो यहाँ पे सिक्रेसी भी मेंटेन रहती है, और ये कुछ केसेस में सिक्योरिटी मेंटेन नहीं भी रहती है, तो अगर आप डिपेंड करता है पार्टनर्स पे, अगर पार्टनर्स बहुत डिवोटेड हैं फर्म को लेकर तो उसकी इन्फॉर्मेशन मेंटेन रहेगी, बट अगर नहीं डिवोटेड हैं तो शायद नहीं भी रहेगी। इंसिडेंस ऑफ टैक्स की बात करी जाए तो कंपेयर विद कंपनी फॉर्म, टैक्स पेबल इनकम ऑफ पार्टनर्स इज लेस। भाई कंपनी से अगर कंपेयर करें पार्टनरशिप फर्म को तो पार्टनरशिप फर्म की जो टैक्स लायबिलिटी हैं वो कम आती हैं, और कुछ बेनिफिट्स भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पे प्रोवाइड कराती है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे, और अब हम बढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेज की तरफ। इसके डिसएडवांटेज में देखा जाए तो पहला है डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कभी कभी क्या होता है कि जब फर्म में कई पार्टनर्स होते हैं तो जो डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें कभी कभी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, किसी को ज़्यादा जिम्मेदारी मिली, किसी को कम मिली, किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन हो गया, तो ये कभी कभी डिमोटिवेट करता है, डिमोरल कर देता है एम्प्लॉइज पार्टनर्स को। डिले इन डिसीजन, ये अपने आप में खराबी है, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो सबकी सहमति से डिसीजन होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग जो डिसीजन देने में डिले करते हैं तो उस वजह से डिले होता है डिसीजन में, इसलिए जब जल्दी डिसीजन लेना हो तो उस केस में पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स की डेथ हो सकती है, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, इंसैनिटी हो सकती है, इस केसेस में पार्टनरशिप में अंदर जो कॉन्टिन्यूटी है उसका खतरा पाया जाता है, कभी कभी पार्टनरशिप फर्म बीच में भी बंद करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यहाँ पर आप अपने शेयर्स को, यानी अपने जो शेयर्स हैं उनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आपके पास जो अधिकार है उन्हें आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ सिक्रेसी, जैसा अभी बात की जा रही थी, तो पार्टनरशिप फर्म में कभी कभी सिक्रेसी जो है वो मेंटेन नहीं हो पाती। उसके कारण ये हैं कि जब आप चीज़ों को सीक्रेट रखते हैं तभी सीक्रेट रख पाएंगे जब आपस में सहमति अच्छी होगी, कभी अगर स्थिति खराब होगी तो सिक्रेसी आपकी गड़बड़ हो जाएगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी गलत डिसीजन की वजह से अगर बिजनेस लॉस में जाए तो वो पार्टनर्स को भी हानि होती है, उन पार्टनर्स को भी लायबिलिटी अफोर्ड करनी पड़ती है जो उसके लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, यहाँ जॉइंट और सेवरल लायबिलिटी भी होती है। कुछ ऐसे केसेस, जैसे कि मान लीजिए कोई पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसके हिस्से की जो लायबिलिटी होगी वो बचे पार्टनर्स को बियर करनी पड़ेगी, तो इस केस में ये देखा जाए कहीं ना कहीं सही नहीं है। या कोई फर्म का डेप्ट हो जाता है, लोन हो जाता है, तो उस पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही, आप लोग सभी की बनती है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आपस में मतभेद विवाद होने की भी संभावनाएं रहती हैं, तो ये अपने आप में एक इसकी खराबी है। मिस यूज़ ऑफ एसेट, कभी कभी फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने पर्सनल हित के लिए फर्म की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। और लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, और पार्टनरशिप फर्म में पब्लिक कॉन्फिडेंस की कमी भी पाई जाती है, क्योंकि पब्लिक को ये पता रहता है कि पार्टनरशिप फर्म कभी भी टूट सकती है, तो इस लिहाज से भी पार्टनरशिप फर्म की ये खराबी है। उम्मीद है कि इस लेक्चर के अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, ताकि अपकमिंग जो भी लेसन हैं इनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। बेशकीमती समय दिया आपने लेक्चर को देखने के लिए, आपका शानदार आभार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।